Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से देश में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं, तब से एक बार फिर चुनाव आयोग निशाने पर आ गया है। चुनाव आयोग पर वैसे तो काफ़ी पिछले कई सालों से आरोप लगते रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी गतिविधि पर कोई विशेष अंतर दिख नहीं रहा है। चर्चा इस बात की है कि हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आए हैं, उसको लेकर ये शंकाएं हो रही हैं राजनीतिक दलों को कि किस तरीके से चुनाव आयोग की जो प्रणाली है, ईवीएम द्वारा जो वोटिंग कराई जाती है, उस पर शक की सुइयां गिरने लगी हैं, सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि उनके 20 उम्मीदवारों की जो हार हुई है, उसमें ईवीएम का बहुत बड़ा हाथ है। उसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से वोटिंग काउंटिंग का भी धीमी कर दी गई, वेबसाइट पे उनके परिणाम नहीं आने लगे। इस बात की शिकायत को लेकर जब किया गया, चुनाव आयोग या स्थानीय चुनाव कार्यालय को इस मामले में इत्तला दी गई, तो जो मशीनें चेंज की गई, वो मशीनें 99% चार्ज दिखाई गई। लोगों ने ये शक जताया कि कोई भी वोटिंग मशीन यदि उस पर वोट पड़ रहे हैं तो उस पर ये 99% चार्ज कैसे हो सकती है। इस बात को लेकर लोगों ने वहाँ पर हंगामा किया। लेकिन जब परिणाम पूरे घोषित किए गए तो 20 उम्मीदवार कांग्रेस के ऐसे थे जिसमें कि बहुत कम अंतराल से भाजपा के कैंडिडेट जीते। एक कैंडिडेट तो सिर्फ 32 वोटों से जीता, यानी टोटल 20 सीटों पर 14,000 समथिंग वोटों का ही अंतर देखने को मिला। वैसे तो चुनाव आयोग पर ये अक्सर आरोप लगते रहे कि वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में रहता है, उनके इशारों पे काम करता है, उनके पार्टी के जो नेता, जो सत्तारूढ़ दल के नेता जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लेता। ये आरोप अक्सर पिछले कई सालों में कई बार लग चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये आरोप चुनाव आयोग पे लगे थे कि 10-10 दिनों तक पहले चरण के जो परिणाम आए थे वो 100% तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए थे। इस बात को लेकर चुनाव आयोग की बहुत भर्त्सना की गई थी, निंदा की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कई ऐसे कारण बताए जिसको लोगों ने एतबार नहीं किया। उनका कहना था कि किसी न किसी तरीके से चुनाव परिणाम घोषित न करने के कारण ये भी हो सकते हैं कि बाद में उन्हीं परिणामों में 6-7% वोटिंग बढ़ी दिखाई गई, जिसकी वजह से ये भी चर्चा में रहा कि किसी न किसी तरीके से वोट परसेंट बढ़ाकर सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास चुनाव आयोग ने किया। इस बात को लेकर डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, वो वोट फॉर डेमोक्रेसी और एडीआर ने एक रिट दायर किया कि जो 543 सीटों में से 538 सीटों पर कुछ ऐसे परिणाम दिखाए गए जो काउंटिंग हुई, उसमें या तो पड़े हुए वोट से ज़्यादा गिने गए या फिर पड़े हुए वोट से कम दिखे। एडीआर और वोट फॉर डेमोक्रेसी ने इस बात पे सुप्रीम कोर्ट से याचिका जारी की कि या तो वोट उतने ही गिने जाने चाहिए जितने वोटिंग पड़े हैं, जितने वोट हुए हैं, या फिर उससे ज़्यादा या कम होने की कोई बात नहीं। इस पर चुनाव आयोग के ऊपर जो सीधी जो आरोप लग रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से सत्ताधारी दल के दबाव में चुनाव आयोग पूरी तरीके से अन्य दलों को दबाने या कुचलने का काम करता। पिछले साल भी जब 2023 में 5 प्रदेशों में चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी कि बहुत सारी सीटों पर ईवीएम खराब हो गई और उनको बदलने का जब किया गया तब उसमें से वोटों का अंतर काफ़ी कम हो गया। सत्ताधारी दल के कैंडिडेट जीतते रहे, विपक्ष के खास तौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अधिकतर हार गए और मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत भाजपा की हुई।
यानी अब तक 163 सीटों पर जो उन्होंने जीत हासिल की वो ऐतिहासिक रही। शिवराज चौहान जिस तरीके से उनके सत्ता जाने के लाले पड़ गए थे, सत्ता काबिज होने का अब ये था कि वो दूर तक नहीं सोच पा रहे थे कि अब उनकी सत्ता आएगी, और वहाँ उनको 163 से ज़्यादा सीटों पर सफलता मिलती है। भाजपा पे ये भी आरोप लगता रहा है कि चुनाव आयोग की मिली भगत से उनके प्रत्याशियों को जिताया जाता है। पांच साल का इंतजार न करें, बहुत देर हो जाएगी। अगर महाराष्ट्र में, अगर झारखंड में, अगर दिल्ली में, अगर बिहार में ये मशीनों के द्वारा चुनाव जीते, और जो जीते जाएंगे मैं बता रहा हूं अभी से, तो हम लोग तो अपना आंदोलन कर रहे हैं। हमने सारे इसके बारे में पूरी डिटेल में ए से लेकर जेड तक सब रिसर्च भी कर रखी है। हमारे पास एक एक तोड़ है कि मशीनों से भी चुनाव होता है, तो उसको, उसकी ताकत को कम से कम कैसे कर दिया जाए, उसके जहर को कम से कम कैसे कर दिया जाए, उसका भी इंतजाम है। तो हमने तो अपना आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनके ऊपर भी देश की जनता नाराज है। मैं साफ साफ बता रहा हूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए देश की जनता नाराज है उनसे, तो उससे बराबर ही या उससे भी ज्यादा ऑपोजिशन के खिलाफ हमारा गुस्सा है, क्योंकि हमने, देश की जनता ने, ऑपोजिशन पार्टीज जो हमारी नौकर हैं, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी की तरह, उसकी भी जिम्मेदारी लगाई थी कि ये बेईमानी रोको आप। और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से नाकाम हुआ है इन मशीनों को रोकने में, तो हमारी नाराजगी उनकी तरफ से भी, इसमें बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप लोग आए, वरना हम आप लोगों के भी खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, ये मशीनें रोकें। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं, और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें, हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। चुनाव आयोग पर यह हमेशा से आरोप लगता रहा है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उसको, उसकी परमिशन या सरकार के दबाव में वो ऐसे ऐसे चुनाव कार्यक्रम तैयार करते हैं जो कि सत्ता के मन माफिक हो। उनकी मुताबिक चुनाव शेड्यूल तैयार किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चुनाव प्रक्रिया चलती रहे, ताकि भाजपा के नेता पूरी तरीके से उसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक पूरी चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम में भाग ले सकें। ये आरोप अक्सर लगता है। पिछले 10 साल में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया और उसकी छवि पर साफ पर दाग लगे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक स्वयं एक ऑटोनॉमस बॉडी जो कि सरकार के दबाव में नहीं रहनी चाहिए, लेकिन उस पर पूरी तरीके से दबाव देखा जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जब बात उठी, विपक्षी दल कोर्ट में गया, तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये कहा कि अब की बार जो चुनाव आयुक्त का चुनाव होगा उसमें एक प्रधानमंत्री सत्ता दल की तरफ से होंगे, दूसरा विपक्षी दल के तौर पे एक नेता होगा, तीसरा सीजेआई स्वयं होंगे। लेकिन
भाजपा ने, अब मोदी सरकार ने कानून बनाकर सीजीआई को उस चयन प्रक्रिया से दूर रखते हुए ये कहा कि अब चुनाव की जो चुनाव आयुक्त या अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी का जब चुनाव होगा तो उसमें एक केंद्रीय मंत्री होगा, साथ में उनके प्रधानमंत्री स्वयं होंगे और तीसरा एक विपक्षी दल। अब आप ये सोचिए कि जहाँ 3 लोग हैं और 2 पक्ष एक साथ पड़ेंगे तो तीसरे के मत का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। ये मानकर केवल खाना पूरी की जा सकती है कि वो चुनाव निष्पक्ष हुए, केवल इस बात को ले। और आप दिलचस्प बात यह है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सहमति से चुनाव आयुक्त या कोई अधिकारी बनेगा तो वो किस तरीके से अपने मालिकों यानी आकाओं के सामने सवाल जवाब कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त तो इतनी हिम्मत वाला होना चाहिए कि अगर उसको प्रधानमंत्री से भी सवाल करना पड़े तो वो कर सके। लेकिन ऐसे हालातों में क्या प्रधानमंत्री मोदी से, अमित शाह से चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कोई सवाल जवाब कर सकते हैं? वो सिर्फ उनकी इनायत पर टिके हुए हैं। ये समझ लीजिए कि मेहरबानी करके जो आईएएस अफसरों को किस तरीके से चुनाव आयुक्त या बड़े बड़े ओहदों पर बैठाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए कि आने वाले चुनावों में किसी तरीके से भी सरकार अपने मंसूबों को पाने में सफल हो सके। हाँ, तो 1 मिनट ये पर्ची निकाल लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, अब हमारे पास अभी, हाँ, अब आप देखिए, पहले से अंदर कोई वोट नहीं है। 1 मिनट में इसको भी शो रिजल्ट को 0 कर दूं। अभी एप्पल को वोट दिया था एक हमने, तो टोटल वोट 1 हो गया। अब वापस, हाँ, इसको मैं वापस 0 कर देता हूँ। स्टार्ट डेमो, हाँ, शुरुआत करते हैं और मैं अब वोट करता हूँ। हाँ, बनाना या वाटरमेलन किसी को भी। 3 विकल्प है हमारे पास। हाँ, अब मैं इसमें नहीं, अगर आप एप्पल को वोट देंगे, एप्पल का वोट तो ये चोरी करने ही नहीं वाला है। ओके, हमें दूसरों को देना। हाँ, आपको चोरी देखनी है तो आपको बनाना को वोट करिए या फिर वाटरमेलन को करिए। मैं बनाना को वोट करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए आप क्या पर्ची देख रहे हैं। हाँ, बनाना आ गई। बनाना आ गई जी। तो आप वोटर ने बनाना की पर्ची देखी जी, वोटर यहाँ से चला गया। हाँ, अब अगला वोटर आया। आप हैं दूसरे वोटर। मान लीजिए मैं फिर बनाना को करता हूँ। ठीक। मैंने बनाना को वोट किया। हाँ। अब देखिए मैंने क्या देखा, बनाना, दिख रहा है। तो मैं भी खुश हो गया। खुश हो गया मतलब सेटिस्फाई हो गया। जी, जी। मैं चला गया। अब मान लीजिए आप आए, आप फिर से बनाना को वोट करिए। मान लीजिए मैं फिर से बनाना को वोट कर देता अब देखिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हूँ। बनाना देख पा रहा हूँ। बनाना देख रहे जी। हैं, तो आप सेटिस्फाई हो गए। हाँ। आप भी चले गए। तो हमने 3 वोट कर दिए। 3 वोट कर दिए। ये बनाना बनाना बनाना, 1 वोट और कर लेते हैं। ये मान लीजिए मैं अब वापस बनाना को वोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बनाना को वोट किया, फिर मैंने देखा सिंबल बनाना। हाँ, ठीक है, 4 वोट किए हैं। 4 वोट किए हैं, चारों बनाना को। चारों बनाना को। तो अंदर से एप्पल का, अब पहले इलेक्ट्रॉनिक वोट देखते हैं। देखिए, आइए, हाँ, तो ये शो रिजल्ट कर रहा हूं अब मैं। जी। ये शो रिजल्ट, तो टोटल वोट कितना हुआ है? 4 वोट हुए हमारे। अब एप्पल को कितना मिला? 3 मिला हुआ है। कौन जीता यहाँ? एप्पल। क्या आपने एप्पल को वोट दिया? नहीं दिया। मैंने भी नहीं दिया। हाँ, सभी ने तो बनाना को दिया था। सभी ने बनाना को दिया। लेकिन यहाँ पे तो एप्पल जीत गया है हाँ, और बनाना को तो 1 ही वोट मिला है। हाँ, तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोट को कागज के वोट से मैच करते हैं, क्योंकि काउंटिंग के दिन भी ऐसा होता है। ठीक। ठीक है, हाँ। तो देखिए अब हम कागज का वोट देखते हैं। ये देखिए, ये कागज का वोट, कितना कागज का वोट है? 4 है। टोटल वोट 4। अब देखिए यहाँ पे टोटल वोट कितना है? 3 एप्पल। नहीं, टोटल वोट कितना है? और यहाँ टोटल वोट कितना है कागज का? 4। एप्पल का कितना वोट है? 3। यहाँ एप्पल का कितना है? 3। और यहाँ बनाना का कितना है? ये बनाना का 1। जबकि तो चारों आप- ने बनाना को तो दिया। आप 100% वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग करिए। ये लो काउंटिंग कितने की करनी है, कर लो काउंटिंग। क्या आपकी चोरी पकड़ में आई? नहीं है अभी, लेकिन मांग ये हो रही है, जो विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि वीवीपैट की पर्चियों की 100% मिलान होनी चाहिए मशीन की गिनती। आप बताइए होनी चाहिए क्या? नहीं, इस क्या हिसाब से मतलब- जो आप दिखा रहे, इसमें से तो आप साबित ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा गलत हुआ। भाई ये मैं ना खोलूं हाँ। तो यहाँ पे तो ये होने के बाद में जो बनाना का कैंडिडेट है वो वोटर को बोलेगा भाई तुमने तो मेरे को वोट ही नहीं दिया। वोटर बोलेंगे हमने तो बराबर वोट दिया, पर्ची छपी हुई देखी। सवाल और है, अभी हम जब वोट डाल रहे थे तो यहाँ पे पर्ची ये एक ही दिख रही थी। हाँ, वही चार पर्ची में बार बार। कटनी चाहिए पर्ची, जो कि कटती नहीं पर है, ऐसे वो, होनी चाहिए। हाँ, पर उसको वोट फुल कट करेगा नहीं, क्योंकि उसको वोट जब चोरी करना है तो कट तो वो नहीं नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि वो फिर पर्ची वहीं दिखती रहती है। हाँ हाँ हाँ। देश के कुछ हैकर्स ने
इस बात को प्रूफ करने की कोशिश की कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। और इसमें एक नितिन पटेल, एक जो हैकर हैं, वो लाइव परफॉर्मेंस के जरिए उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि किस तरीके से ईवीएम को हैक किया जा सकता है। एक पक्ष के वोटों को दूसरी तरफ के पक्ष के वोटों को किस तरीके से दूसरे उसमें डाला जा सकता है, इसकी पूरी जांच, पूरा प्रक्रिया उन्होंने एक वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश की है। आप भी इस वीडियो को जरूर देखिए। स्वागत है और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मन 24/7। अरुण जी, क्या वजह है कि महमूद प्राचा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो कई बार वो कह चुके हैं, लेकिन उस मुद्दे को यानी कि चुनावी मशीन में जो धांधलेबाजी हो रही है उसको हमारा तंत्र एड्रेस करने में कामयाब है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है इस चीज को? क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ये जी हाँ, मेरा ये समझना है कि जो हमने पिछले 24 घंटे में काम किया उससे मैं पूरा कन्विंस हूं कि चुनाव में धांधलेबाजी हुई है। इसके पहले मैंने 2-3 प्रोग्राम में ये बात कही थी कि अगर ईवीएम 99% चार्ज है और उसमें अगर वोट ये देखा जाता है कि ज्यादा वोट भाजपा को गए, तो यही एक बड़ा इंडिकेटर है कि चुनाव में धांधली हुई। और हमने दूसरी बात ये कही थी कि कांग्रेस वाले जो हैं बड़ा सीरियसली इसको नहीं ले रहे हैं, जो वो कंप्लेंट कर रहे हैं उसको पब्लिक डोमेन में नहीं डाल रहे हैं। ये बात सही है, उनके वेबसाइट पर जाइए तो नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं पर जयराम रमेश ने इसको ट्वीट किया था, उसके साथ कई ऐसे जो ओरिजिनल कंप्लेंट हैं, जब इलेक्शन हो रहा था उस समय की कंप्लेंट जो है उसके ऊपर जो है ट्विटर के एनेक्स्टर के साथ वो लगी हुई थी। कुछ में फोन नंबर्स भी थे, तो मैं एक फोन नंबर से दूसरे फोन नंबर करके कांटेक्ट किया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां की हमारी बात हुई काउंटिंग एजेंट से। वो काउंटिंग एजेंट का ये कहना था कि 90% से ज्यादा चार्ज जो है वो करीब 75 ईवीएम में थे और 45 ऐसे ईवीएम थे जिसके अंदर में 99% चार्ज था। तो ये ऑब्वियसली हो गया कि ये जो ईवीएम्स 75 वो बता रहे हैं वो जो है ये ईवीएम्स रिप्लेस हुए हैं कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि बैटरी का चार्ज इतना हाई नहीं हो सकता है। तो ये पहला मुद्दा था। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि कुल 250 करीब बूथ थे, तो 75 को अगर आप 250 से ये करिएगा तो 30% बूथ को इन्होंने 90% के ईवीएम से बदल लिया। सबसे अहम बात ये थी जो उन्होंने कहा कि ये सारे जो ईवीएम 90% के ऊपर वाले थे उसमें 70% से ऊपर भाजपा को वोट गए, जबकि जो औसत वोट था वो बहुत कम था। तो ये तीन, और ईवीएम के उनके पास नंबर हैं कि कौन से ईवीएम में क्या चार्ज था वो है, ये बड़े सतर्क आदमी की मैं बात बता रहा हूं। तो हमने कहा कि भाई आप जो है इसको जरा पब्लिक में डालिए, तो बोले कि हाँ करेंगे, अभी हम लोग लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसी तरह से एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी के ये थे जो कि खुद कैंडिडेट थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि उनके यहाँ 28 ईवीएम में 99% का चार्ज था और जो उनके जो वोट थे वो बाइपोलर था, तो बोले 47% हमको मिला और 49% ऑपोजिट आदमी को मिला। 4000 वोट से वो हारे, 1,70,000 टोटल वोट थे, खुद ही बता रहे थे। वो बोले कि जहां ये 28 ईवीएम में गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये ईवीएम जो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे वो ऑपोजिट कैंडिडेट के बस के अंदर में हो रहे थे। तो अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी धांधली हो रही है।